Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल पूछने के लिए हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। 3 IPOs to hit markets next week to raise 6,000 crore rupees. President Ramnath Kovind says Indian Institute of Management Nagpur will work as a business incubator to realize dream of Atmanirbhar Bharat. And global crude oil prices rise for the second straight week. शेयर बाजार में अगले सप्ताह 3 IPO जारी होंगे, जिससे 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नागपुर एक व्यवसाय इंक्यूबेटर के रूप में काम करेगा ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सके। और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी का रुख रहा। Three initial public offerings or IPOs from Prudent Corporate Advisory Services, Delivery and Venus Pipes and Tubes will launch next week to raise around 6,000 crore rupees from the primary market. Prudent is expected to garner 538.61 crore rupees through the offer, while Venus Pipes and Tubes IPO size is 165.42 crore rupees. Among the three, the biggest IPO size will be of Delivery at 5,235 crore rupees. The public issue of Prudent will be the first IPO to open next week on May 10th, whereas the public offers by Delivery and Venus Pipes and Tubes will open for subscription on 11th. Besides this, insurance behemoth Life Insurance Corporation of India or LIC will also close its IPO for subscription on Monday, followed by its share allotment by May 12th. और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे श्रोता संजय जुड़ चुके हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस समय मल्टी एसेट फंड में लगाना बेटर रहेगा, और फिर इसमें जब इंटरेस्ट रेट अब जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या डायनामिक बॉन्ड फंड में भी लगाना ठीक रहेगा? जी धीरेन्द्र जी। रवि, इनका पहला सवाल क्या था? मल्टी एसेट फंड और डायनामिक बॉन्ड। जी जी जी। मल्टी एसेट फंड बिल्कुल, अभी अगर आपको लगता है कि ये बाजार का जो उतार चढ़ाव का दौर है, जिसमें फंड मैनेजर के पास आजादी होती है कि कब वो इक्विटी में लगाएगा, कब डेट में लगाएगा, और जो ये मल्टी एसेट फंड है उसमें उनके पास ये भी प्रावधान होता है कि वो सोना में भी पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह के फंड में पैसा लगाना जरूर फायदेमंद होगा, लेकिन मुझे बड़े अच्छे विकल्प इस कैटेगरी में दिखते नहीं। बात हुई, और दूसरी बात फिक्स्ड इनकम फंड की। आज के दिन जिस तरह के आसार है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, और इसमें डायनामिक बॉन्ड फंड इसके लिए आइडियल है, लेकिन पिछले 5-7 साल में डायनामिक बॉन्ड फंड अब ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो इंटरेस्ट रेट के मूव को प्रॉपरली या बहुत इफिशिएंटली वो नेविगेट कर पाते हैं या उससे फायदा उठा पाते हैं। तो अगर आप बहुत रिस्क अवर्स हैं तो ये करने के बजाय केवल आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में फोकस कीजिए, जहां पे आपको निश्चित रिटर्न मिलेगा और ये ब्याज दरों के बढ़ने का असर उससे बहुत ज्यादा नहीं होगा। Our next caller is from Kolkata. Abhay is online with us. Abhay, welcome to Market Mantra. Please put your question. हेलो। हाँ अभय, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं नमस्कार सर। नमस्कार। मार्केट मंत्रा को
जी, सवाल हेलो। पूछिए। हेलो, हाँ, सवाल पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा सवाल ये है सर, मेरी मदर डेथ कर गई है। अच्छा, और उनका केवाईसी के चक्कर में रोका हुआ था, उनका मतलब हो नहीं पाया केवाईसी, और स्टॉक होल्डिंग में मैं ही मतलब ट्रेडिंग करता रहा। तो अब वो शेयर का क्या है, वो बोल रहे हैं कि मतलब वो विदाउट केवाईसी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, परचेज और मतलब बेचना नहीं कर सकते। जी, अब ये बताइए कि मैं तो हूँ ब्लाइंड पर्सन, मेरे को कुछ ऐसा प्रोसेस बताइए जो कि क्या है कि इमीडिएटली मेरा काम भी हो जाए और मैं ट्रेडिंग कर सकूं सर। रवि, इस बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, और इसके लिए तुरंत आप संपर्क कीजिए। एक तो कि अपनी माँ के अकाउंट में अगर आप ट्रेड कर रहे थे और उनका केवाईसी, अगर उनका री केवाईसी करने के समय वो अब उनकी मृत्यु हो गई है और वो उपलब्ध नहीं है, तो ये अपने आप में गैरकानूनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये आप चूंकि उनके लीगल हियर हैं या आप उनके सक्सेसर हैं, तो सबसे पहले ये सारा एसेट्स आपके नाम पे होगा, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी कि अब उसके बाद फिर आप अपना उस पैसे से या इस इन्वेस्टमेंट से जिसके आप हकदार हो जाएंगे, ये जब आपको ये ट्रांसफर हो जाएगा, तब इससे आप या तो बेच करके अपने खाते में पैसा डालिए, या फिर वहां से इनको अज्यूम करने के बाद आप उसमें ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। पर उसके पहले इसमें किसी तरह से हड़बड़ी में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई शॉर्टकट लेना मुझे लगता है गैर कानूनी होगी। जी, और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नागपुर की क्षेत्रीय नवाचार आयोजक की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह एक व्यवसाय इंक्यूबेटर के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहायता करेगा। राष्ट्रपति ने आज नागपुर में संस्थान के विस्तारित परिसर का उद्घाटन करने के अवसर पर कहा कि यह संस्थान नवाचार और उद्यमिता की सेवाएं प्रदान करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि IIM नागपुर का वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र विद्यार्थियों में नौकरी तलाशने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता को बढ़ावा देगा। उन्होंने उत्कृष्टता के 7 केंद्रों के साथ साथ फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनफेड की स्थापना के लिए IIM नागपुर की पहल की सराहना की। राष्ट्रपति ने बताया कि इनफेड ने सफलतापूर्वक महिला उद्यमियों को महिला स्टार्टअप कार्यक्रम से स्नातक करने और अंततः उनके लिए 6 उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाया है। Dhirendra, there is one category which was launched, I think, at the beginning of the year, and now there are probably 5-6 alternatives in that category. It's the silver ETF. I know your stated position earlier was it's more of a novelty than otherwise, but we're in a situation where worldwide you're seeing equities are down, gold is down, debt is also down. Does silver offer any hedge against this? We'll come back to the silver question. We seem to have another caller live with us. Ajay Sood from Delhi is live with us. Ajay, you live with us. Please put your question. हेलो, या गो हेड, अपना सवाल पूछिए अजय। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, सवाल पूछिए। मुझे बताएंगे ये एक्सेस का ब्लू जीप फंड और मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, ये कैसे फंड है? तीनों काफी अच्छे फंड, और इनके क्वालिटी के फोकस की वजह से, हालांकि ये आपको बचा नहीं सकते हैं जो स्मॉल कैप में जब गिरावट होती है। ये तीनों ही फंड, ये पूरे फंड हाउस के इक्विटी फंड के संचालन में ये काफी देखा गया है कि क्वालिटी ओरिएंटेशन, अच्छी कंपनियां, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां, उन पर इनका फोकस रहता है। और कभी कभी इन कंपनियों के लिए जब खास बाजार का रुख बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, बस इन कंपनियों में स्टॉक रखा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन फंड का काफी जबरदस्त। अगर आप रेगुलरली निवेश करके आप भूलना चाहते हैं किसी कैटेगरी, तो काफी अच्छे फंड। Dhirendra, we'll come back to the earlier question if you can hear us about the silver ETFs. Does it provide some sort of a diversification in the current scenario?
I don't know if it will be a silver lining because, when I look at this, the returns, though it has a very limited history, just about 5-7 months old, but last 1 month, silver is down 5%, and last 3 months, gold is up 7%. So there is a great deal of randomness in all this. Yes, for the heck of, for the sake of diversity, just for the sake of spreading your investment across other assets which are also freely accessible, tradable. With that point of view, I think it might make sense. If somebody was trying to diversify with gold, maybe silver could be a meaningful addition. But in terms of outlook, I really don't have a view there. और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सर, ये LIC IPO ये शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ, इसको किस तरह हम परचेज कर सकते हैं? थैंक यू सर। रवि, आपको समझ? हाँ, ये जो LIC के IPO को कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जी हाँ, कल आखिरी दिन है LIC के IPO में लगाने के लिए, और किसी भी IPO में लगाने के लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में आपको के जरिए आपको डीमैट अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होता है। और आज के दिन ये संभव है कि आप इसको पूरी तरह से डिजिटली आप ऑनलाइन इसको कर पाएंगे। जीरोडा और ये ग्रो और पेटीएम मनी, ये बहुत सारे और भी स्टॉक ब्रोकर्स के एप्स हैं जिसके जरिए आप, अगर आपके पास आधार कार्ड हो और ऑनलाइन बैंक का एक्सेस हो, तो शायद ये कुछ घंटे में ये आप तैयार हो जाएंगे इसको इन्वेस्ट करने के लिए। जब ये तैयारी हो जाएगी, आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट और डीमैट अकाउंट आपके पास उपलब्ध होगा, तब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जब आप IPO में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप केवल अपना इंटरेस्ट जताते हैं और आप बताते हैं ये पैसा आपके खाते से निकलता नहीं है, ये पैसा आपके खाते में ब्लॉक कर दिया जाता है। ये आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा डेबिट नहीं होता है। और जब अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाता है, तब अलॉटमेंट के आधार पे जितना शेयर का अलॉटमेंट आपको हुआ, केवल उतने शेयर्स के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है, उतना ही आपके बैंक खाते से दिया जाता है। और तो IPO में पैसा लगाने का तरीका यही है। और अगर आप LIC में ही लगाना चाहते हैं तो समय बड़ा कम है, कल आप एक बार इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। Mohan from Gwalior is online with us. Mohan, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। सुरेंद्र सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक्सपर्ट से सवाल है कि अभी कल फ्राइडे के दिन 10 ईयर बेंचमार्क 7.2-7.3% प्लस पे था, तो हमें इसे फ्यूचर में कैसा उपयोग किया जाए ताकि हम इससे मुनाफा कमा सके? धन्यवाद सर। अभी ये कहा जा रहा है, पिछले सप्ताह अचानक एक दिन रेपो रेट बढ़ा और वो काफी बड़ा सरप्राइज था सोमवार को, और उसके बाद अभी भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं। ये उम्मीद है कि ये ब्याज दरों की में गिरावट का दौर अभी भी जारी रहेगा। जब ब्याज दरों में गिरावट का दौर जारी रहेगा तो बॉन्ड के दाम गिरते हैं, और इस गिरने का ही नतीजा है कि ये जो 10 ईयर यील्ड है ये बढ़ा है। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ये 75 बेसिस पॉइंट 3/4% से 1% तक बढ़ सकता है। और इसका पेस क्या होगा, कब ये होगा और किस रफ्तार से ये कम किया जाएगा, ये किस रफ्तार से बढ़ेगा, इसको गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इससे खास फायदा उठाने के लिए कोई आम निवेशक के पास बहुत बड़ा जरिया नहीं है। जी, और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर, मेरा सवाल एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में। रिसेंटली कुछ फ्रंट रनिंग की कुछ केस उसके ऊपर लगे हैं और उनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या हम छोटे निवेशकों को जिनका एक्सिस म्यूचुअल फंड में निवेश है, एक्सिस फोकस इक्विटी, एक्सिस फ्लेक्सी कैप वगैरह और एक्सिस स्मॉल कैप में, क्या हमें डरना चाहिए? हमें कुछ निकाल के मीरा या कोटक में चले जाना चाहिए क्या, या फिर ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा? और दूसरा, कौन सा
मार्केट में कौन सा शेयर, कौन से कैप गिरे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, कौन से सबसे ज्यादा गिरे हैं? थैंक यू। दूसरा वाला सवाल आपका बहुत आसान है लेकिन ये फैक्चुअल है, और पहला वाला सवाल बहुत ही मुश्किल है कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बताया है कि ये अपने आप उन्होंने इसका नोट किया है और 2 लोगों को छुट्टी को लीव पे अभी कर दिया है और ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। और वो जिस फंड में उनका कंट्रीब्यूशन था या जिस फंड के लिए वो लोग जिम्मेवार थे, वो उनका इक्विटी फंड से बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह की खबर बहुत चिंताजनक है कि अगर कोई फ्रंट रनिंग, और पिछले 2 साल में खासकर जब बहुत सारा जो म्यूचुअल फंड का ऑपरेशंस है वो घर से होने लग गया था या डीलर जो थे वो रोज ऑफिस नहीं आ रहे थे, तो ये डीलिंग फंक्शन में कुछ ऐसा हुआ है और इसके बारे में, और अभी इसमें समय लगेगा। मैं इसके बारे में काफी बारीकी से जानने की कोशिश कर रहा था कल परसों, और मुझे पता चला कि इसमें अभी भी उन लोगों ने, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक बाहरी फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी को ये जिम्मेवारी दी है और ये 2-3 सप्ताह से ये काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये 2 सप्ताह में इसका आउटकम, इसका कंक्लूजन आएगा, पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और जरूर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसके आधार पे इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन क्या है और कितना चिंतित होना चाहिए, मुझे लगता है बहुत इसके बारे में हमें बिल्कुल चिंतित होना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए बहुत परेशान होना चाहिए या अभी तुरंत कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसका कारण क्या है कि एक्सिस फंड के जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उनका क्वालिटी ओरिएंटेशन ऐसा है जिसमें कि कोई फ्रंट रनिंग वगैरह करे तो ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल बात है, ये कम्प्लीटली इमोरल बात है और गैरकानूनी तो है ही है। लेकिन इस तरह के पोर्टफोलियो में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए इसकी संभावना बड़ी कम है, और इस तरह की चीज होने का फंड पे क्या असर होता है इसका भी आकलन करना आज के दिन बड़ा मुश्किल है। पहले तो ये देखना होगा कि उन फंड पे कुछ हुआ है या नहीं है, उसके और उन फंड के लिए ये जो डीलर्स हैं वो जिम्मेवार नहीं थे। तो हमें चिंतित होना चाहिए, पर अभी घबराने का कोई वजह नहीं है। If you have any mutual fund related questions, Dhirendra will answer them live on the spot for you. But right now we'll take a small commercial break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है, और पुणे से हमारे श्रोता आलोक लाइन पे हैं। आलोक नमस्कार, बताइए क्या। सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सबसे पहले तो कि ये मैं प्रोग्राम पुणे में कितने नंबर पे सुन सकता हूँ। मैंने काफी ट्राई किया बट ये पुणे में लाइव नहीं सुन पा रहा हूँ, और इसमें न्यूज नहीं आया ये फ्रीक्वेंसी का तो पता नहीं, लेकिन आप AIR FM गोल्ड पे इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, और उसके अलावा आप न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी सुन सकते हैं, और न्यूज ऑन AIR जो YouTube चैनल है उस पे भी लाइव जाता है, तो उस पे भी आप सुन सकते हैं। तो और तो मैं पूछना चाह रहा था ना कि जैसे 2 टाइप के ब्रोकर दिखा रहा है, मैंने चेक किया था, एक डिस्काउंट ब्रोकर और एक फुल टाइम ब्रोकर। तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, जो मुझे टिप्स भी दे सके कि कौन सा परचेस करना है कौन सा नहीं परचेस करना है। स्टॉक ब्रोकर मतलब इसमें डिस्काउंट ब्रोकर और इसमें सर फुल टाइम ब्रोकर में कंपेयर करने में कौन सा बेस्ट है। अगर टिप्स भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, तो उसके लिए फुल सर्विस ब्रोकर ही होगा, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर ये सस्ते होते हैं, अब इनका ब्रोकरेज सबसे कम होता है, और ये आपको कोई और रिसर्च या सपोर्ट आप प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, आपका ट्रांजैक्शन एनेबल कराने में इनकी पूरी भागीदारी होती है या पूरी जिम्मेवारी होती है। Dhirendra, Gaurav from Ghaziabad, who had asked about the Axis front-running thing, had another question. He'd asked about short, mid and large cap, which have fallen the most. Yes, the factual thing. If I look at last 3 months, the small cap funds are down about 9%, the mid caps are down about 7%, and the large caps are down about 6%. But when I look at the 1-year return
The small caps are up 22%. The mid caps are up 15%, 16%, close to 16%, and large caps are up 12%. So we see that, recent 3 months, they have fallen very much in line. Small cap the most, mid cap little less, and small cap the least. And we see the reverse of it, which means that the previous 9 months of the last 1 year, all these returns that we see, despite the big steep fall, they were way too handsome. और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, महिंद्रा मनु लाइफ का मल्टी कैप और आदित्य बिरला का मल्टी कैप दोनों में कौन सा बेटर हो सकता है, या हम खुद से स्टडी करना चाहे तो क्या देख के दोनों में सिलेक्शन करें? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा, सिल्वर ETF में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? सिल्वर ETF के बारे में मेरे पास कोई खास एडवांटेजेस जानकारी नहीं है। ये मुझे डाइवर्सिफिकेशन का एक जरिया लगता है। हालांकि सिल्वर और गोल्ड के जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल सिमिलर तरीके के हैं, या जो मार्केट ड्राइवर्स हैं। महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप बढ़त योजना, ये बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि ये बहुत पुरानी फंड नहीं है, रिलेटिवली कम समय में इसका प्रदर्शन काफी बढ़िया है, काफी सोच समझ के फंड चलाया जा रहा है। और बिरला सन लाइफ का भी जो मल्टी कैप फंड है, ये भी एक अच्छा फंड साबित हो रहा है। और इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं, आदित्य बिरला सन लाइफ, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बदलने की वजह से हम इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये दोनों ही अच्छे फंड है। महिंद्रा मैन्युलाइफ पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। Hasmukh from Mumbai is online with us. Hasmukh, welcome to Market Mantra. Please put your question. Yeah, good evening, Market Mantra team. Good evening. My question to Market Mantra team is that within next 6 months to 1 year, what is your view for now market? Is the worst is still over, or still worst is, some more bad news is going to go in? Thanks. I really don't know. And it is very difficult to actually guess, and don't look forward to such an opinion from anyone, because my sense is that nobody knows. There are just too many variables driving the market. How the foreigners are behaving, what kind of different events happening. Many events happen which is primarily a noise, and there are many events which are very impactful. For example, Russia's war or attack on Ukraine was something which turned out to be disruptive for the whole supply chain for oil and disrupting the whole equation. So in that sense, what is noise, what is impactful, what will disrupt, and how it will influence the behavior. But I think the biggest thing that we are seeing right now, the biggest thing which is having an impact on the market is the successive rate cuts, interest rates going up, and particularly the surge of inflation. And central banks, particularly in the US, hiking the interest rates, and that is disrupting the flow. Indian market has been able to withstand that, massive outflow or the withdrawal for nearly 7-8 months now. But I don't know how it will pan out and how significant it will be. Will it keep accelerating? And it is very difficult to guess, and that is why it is very difficult to guess. Is the worst over? You mentioned oil, Dhirendra. Let's quickly take a look at the oil prices. Global crude oil prices rose for the second straight week after the EU set out an embargo on Russian oil as part of its toughest yet package of sanctions over the conflict in Ukraine. The Brent crude oil futures gained 4% during the week to end at $112.4 per barrel, while US crude rose 5% to end at $109.77 a barrel. The EU is tweaking its sanctions plan, hoping to win over reluctant states and secure the needed unanimous backing from the 27 member countries. The initial proposal called for an end to EU imports of Russian crude and oil products by the end of this year. Ignoring calls from Western nations to hike output more, the OPEC Plus stuck with its plan to raise its June output target by 432,000 barrels per day. Paraniyappan from Chennai is online with us. Paraniyappan, welcome to Market Mantra. Please put your question. Yeah, so
I have found some physical shares of my father who is no more. So I am getting KYC request from the company. How to proceed to get those shares? To sell that and realize that. First, you will have to work towards dematerializing it, and dematerializing it might get complicated. If you have the physical shares, first you will have to, are you the nominee? Then there's a different process. If you are not the nominee, then you will have to prove that whoever is the successor, and you must get in touch with somebody who can do the hand-holding for you with all the procedural things. It is not complicated. If the titles are very clear or the ownership is very clearly can be established that you are the successor of those assets. So if in case of share certificates, a nominee is something, a nomination generally not made, so he'll have to have a succession certificate or a will. Yes, depends. One is if you are able to get the succession certificate, then you get access to those assets. And even in the absence of will, things can actually the transmission can happen to the successors. All right. The earlier question that Jitendra from Jaipur had asked was about multi-cap. He had mentioned 2 multi-cap funds. I just quickly want your views on multi-cap versus flexi-cap. Which would be better for an investor at this point in time? Yeah, I've always held the view that multi-caps will be multi-cap got constrained because it was enforced that multi-caps must invest 25% into large cap, mid cap, and small cap, and remaining they have the flexibility. And that is why, and many large multi-caps actually converted themselves into flexi-cap funds, where there was no such constraint. They were free to invest wherever they wanted to. Going by, as those funds succeed and as they get bigger, I'm finding that most flexi-cap funds are not invested in mid-caps and small caps, and not by choice. Though they claim that it is by choice, but my understanding is that it is entirely by constraint. As they get bigger, it doesn't make sense, or it gets very difficult for them to be investing in small caps and mid caps in such portfolios exceeding 15,000-20,000 crores. So with that in mind, I think multi-cap funds are making a very strong case for enforced diversity across the market. So that's the case for multi-cap. So if an investor wants the exposure to mid cap and small caps, then you're saying multi-cap is a better bet. Yes, because they are mandated to be investing at least 25% in each, large, mid, and small. Right. Let's quickly look at the Xiaomi story that we're covering. Enforcement Directorate has rejected the allegation that the statements of Xiaomi India officials were recorded under coercion and termed it as baseless. It said the officials of Xiaomi India deposed their statements voluntarily in the most conducive environment on various occasions. The statements were deposed by them on the basis of documents and information provided by the company during the course of the investigation. और अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Dhirendra, for joining us live and answering the questions. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. 3 IPOs to hit markets next week to raise 6,000 crore rupees. President Ram Nath Kovind says Indian Institute of Management Nagpur will work as a business incubator to realize the dream of Atmanirbhar Bharat. And global crude oil prices rise for the second straight week. That's all that we have in this edition of Market Mantra. We'll be back again with you tomorrow at 6:30 p.m. Namaskar. Market Mantra.